हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर को सी प्लस प्लस में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सी प्लस प्लस किस तरह सॉल्व करते हैं और उसमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का क्या रोल होते हैं। सबसे आखिर में हम देखेंगे कि मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर के ज़रिए हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सी प्लस प्लस में दो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स जिसमें ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है उस पर ऑपरेशन कर सकें। ऑपरेशन से मुराद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इन दो वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ ऐड करें या एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें या उसका डिवीज़न मालूम करें, तो इसके लिए सी प्लस प्लस में कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं जिसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। इन ऑपरेटर्स के ज़रिए सी प्लस प्लस में हम हमारे पास जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है इसको कर सकते हैं और अपना डिसीजन बना सकते हैं। यहाँ पर डिसीजंस से मुराद ये है कि हम अपना लॉजिक बना सकते हैं। इसके हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिससे हम अपना लॉजिक बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है जिसमें हमने दो वेरिएबल्स लिया है जिसको हमने एक दूसरे के साथ ऐड किया है, यानी उस पर ऑपरेशन किया है, एडिशन का ऑपरेशन किया है, जिसको हमने एक सिंबल के ज़रिए अचीव किया है जो कि है हमारे पास प्लस सिंबल। यानी इस प्लस को हम यहाँ पर ऑपरेटर कहते हैं जिसने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है जो कि है एडिशन का ऑपरेशन। आगे हम ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। यहाँ पर लोग आप सिर्फ इतना समझ लें कि कौन कौन से ऑपरेटर किस कैटेगरी में आते हैं और किस लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिकली कोड में देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इससे अपना लॉजिक किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखते हैं। इसमें हमारे पास जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसको हम जिन ऑपरेटर के ज़रिए करते हैं उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये परसेंटेज का सिंबल है, इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पास जब हम दो नंबर का डिवीज़न मालूम करते हैं तो उस डिवीज़न से जो रिमाइंडर आते हैं उसको हम इस ऑपरेटर के ज़रिए अचीव कर सकते हैं। यानी अगर हम रिमाइंडर मालूम करना चाहते हैं दो नंबर्स का तो उसके लिए हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स है जिसके नाम से भी पता चलता है कि दो नंबर का कंपैरिजन करते हैं और हमें ये बताते हैं कि क्या ये दो नंबर एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो इन ऑपरेटर्स यानी जो कंपैरिजन हम दो नंबर के करते हैं तो इसके लिए हम जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। और उनका एग्जांपल ये है, ये हमारे पास इक्वल टू का है, ये नॉट इक्वल टू का है, ये ग्रेटर, और इसी तरह हम इन सिंबल्स को यानी इन ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए। इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। यानी ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, हमारे पास दो कंडीशन को का कंपैरिजन करते हैं और उसी की बुनियाद पर हमें रिज़ल्ट देता है जिसको हम अपना लॉजिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कोड में देखेंगे कि इससे हम अपना लॉजिक किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले वाला है ये है एंड ऑपरेटर, और इसके बाद हमारे पास और ऑपरेटर है और इसको हम लॉजिकल नॉट कहते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करते हैं, ये हमारे पास दो कंडीशन को चेक करते हैं, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगा, वो भी ट्रू होगा। यहाँ पर इस आर में इस तरह नहीं है, ये चेक करते हैं अगर दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू है तो ये हमें रिज़ल्ट ट्रू देता है। और लॉजिकल नॉट क्या करते हैं, अगर हमारे पास रिज़ल्ट को इन्वर्ट करता है, यानी अगर हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बनाते हैं, यानी हमें रिज़ल्ट उसका फॉल्स देता है। इसको हम जब कोड में देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, ये यूजुअली हम मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। हम अगर किसी वेरिएबल को वैल्यू
देना चाहते हैं तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो इस इक्वल टू की साइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा ऑपरेटर्स है इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद उस वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन करते हैं, यानी पहले एडिशन करते हैं और उसके बाद वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन करते हैं। इसी तरह ये पहले एडिशन करते हैं और उसके बाद वैल्यू को असाइन करते हैं। सबसे आखिर में हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का सिंबल ये है और डिक्रीमेंट का ये है। ये क्या करते हैं, अगर हम एक वेरिएबल को ले लें तो और उस पर इंक्रीमेंट का ऑपरेटर अप्लाई करें तो ये क्या करते हैं, ये उस वेरिएबल का वैल्यू को 1 पर इंक्रीज़ करते हैं। अगर उस वेरिएबल में 10 है तो ये उसका वैल्यू 11 कर देते हैं। अगर उस वेरिएबल में वैल्यू 10 है और उस पर हम डिक्रीमेंट का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उस वैल्यू को 1 पर डिक्रीज़ करते हैं, यानी उसको 9 बनाते हैं। तो ये है हमारे पास ऑपरेटर्स का जनरल ओवरव्यू, जिसमें हमने देखा कि कौन से ऑपरेटर किस कैटेगरी में आते हैं और थोड़ा बहुत ये भी देख लिया कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाए। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इंक्रीमेंट का ऑपरेटर अगर हम किसी वेरिएबल पर अप्लाई करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ये हमारे पास उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसके साथ 1 को ऐड करते हैं और उसका वैल्यू 1 पर इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह अगर हम डिक्रीमेंट का ऑपरेटर किसी वेरिएबल पर अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको उससे 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उसकी वैल्यू को 1 पर डिक्रीज़ करते हैं। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का। प्री से मुराद ये है, अगर हम इन ऑपरेटर्स को यानी जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको हम वेरिएबल से पहले भी लगा सकते हैं और इसको हम वेरिएबल से के बाद भी लगा सकते हैं। यानी जब हम इसको पहले लगाते हैं तो इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं और अगर हम इसको बाद में लगाते हैं तो इसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी ये एक जैसे है लेकिन काम वही करता है, वैल्यू को 1 पर डिक्रीज़ करता है या 1 पर इंक्रीज़ करता है, लेकिन इसकी फंक्शनल में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। अगर हमारे पास प्रीफिक्स है, यानी अगर हमने वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को इस्तेमाल किया है या इसको अप्लाई किया है तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज करता है और उसके बाद उस वैल्यू को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पहली वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद उसको हम इस्तेमाल करेंगे एक्सप्रेशन में, या उसको अगर हम शो करना चाहते हैं या उसको हम किसी दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन पहली वैल्यू चेंज होगा। अगर हम पोस्टफिक्स को देखें तो ये क्या करते हैं, ये पहली वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं, यानी पहली वैल्यू पर ऑपरेशन करते हैं। उसको किसी दूसरे नंबर के साथ अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो पहले ये उन वैल्यू को ऐड करेंगे, उसकी ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करेंगे और उस एडिशन या उस एक्सप्रेशन या उस ऑपरेशन के बाद ये क्या करते हैं, उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज करते हैं। ये जब हम कोड में करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का मतलब क्या है और इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट्स, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। इसको जब हम कोड में करेंगे ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम ऑपरेटर्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर प्रेसिडेंस से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हो तो C++ उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, यानी कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो वो है प्रेसिडेंस। वो देखते हैं कि किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई है, उसकी बुनियाद पर वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखूँ तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल लिखा है वो है 10 + 5 × 2। तो अगर इस एक्सप्रेशन को C++ में सॉल्व करेंगे, यानी C++ का जो कंपाइलर है वो उस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, वो इन ऑपरेटर्स को देखेंगे कि इस ऑपरेटर में सबसे हाई प्रायोरिटी किसका है
तो उस ऑपरेशन को पहले करेंगे और बाद में जिसका प्रायोरिटी हाई हो उसको करेंगे। तो इस एग्जांपल अगर मैं हम देखें तो हमारे पास क्या है, प्लस है और मल्टीप्लिकेशन का यानी स्टेरिक है। तो अगर हम इसकी प्रेसिडेंस ऑर्डर को देखें तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, पावर, यानी पावर का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस का प्रायोरिटी ज़्यादा है और सबसे आखिर में हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंस का जो ऑर्डर है उसमें प्लस माइनस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस से कम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का करेंगे। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 10 आ जाएगा और 10 को 10 के साथ जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट रिज़ल्ट है। तो ये है हमारे पास प्रेसिडेंस, जिसमें हम ऑपरेटर्स को प्रायोरिटी की बुनियाद पर उसको देखकर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स मौजूद हो तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। अगर उसमें प्रेसिडेंस की ज़रूरत हो तो वहाँ पर भी प्रेसिडेंस को देखेंगे, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर के पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह आ जाए, यहाँ पर देखिए मेरे पास है 10 - 5 + 2। अगर एक्सप्रेशन इस तरह आ जाए जिसमें ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस लेवल का हो, अगर हम प्रेसिडेंस ऑर्डर में देखें तो प्लस और माइनस एक ही यानी सेम प्रेसिडेंस लेवल पर आते हैं, यानी इन दोनों का प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी क्या है वो एक जैसा है, वो सेम है। तो अगर हमारे पास एक ऑपरेटर इस तरह आ जाए जिसका प्रेसिडेंस यानी प्रायोरिटी सेम हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम एसोसिएटिविटी को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें ये बताते हैं कि आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से शुरू करेंगे और जो ऑपरेटर पहले आएंगे उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस है इसको हम लेफ़्ट एसोसिएटिव कहते हैं, यानी ये ऑपरेटर लेफ़्ट एसोसिएटिव है। ये इसमें हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन को लेफ़्ट साइड से रीड करेंगे और जो ऑपरेटर पहले आएंगे उसको पहले सॉल्व करेंगे और इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, ये है 10 - 5 + 2, तो हम इस तरह नहीं करेंगे कि हम पहले एडिशन को करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। इसका एक प्रॉपर रूल होता है जिसको हम लेफ़्ट एसोसिएटिव कहते हैं। तो लेफ़्ट एसोसिएटिव की बुनियाद पर हम इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है लेफ़्ट साइड पर, हमारे पास माइनस है, तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 से 5 को माइनस करेंगे जिससे हमारे पास 5 आ जाएगा और फिर हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है तो फिर उस 5 को हम 2 के साथ ऐड करके हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि करेक्ट रिज़ल्ट है। अगर हमारे पास 3 आता है तो वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया होगा, हम सबसे पहले 5 को 2 के साथ ऐड करेंगे जिससे हमारे पास 7 आ जाएगा और 7 से 10 से जब हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, जो कि एक गलत आंसर है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आएगा, जो कि एक करेक्ट आंसर है। तो प्रेसिडेंस क्या होते हैं, ये हमारे ऑपरेटर को प्रायोरिटी असाइन करते हैं कि ये इस ऑपरेटर का प्रायोरिटी सबसे हाई है, फिर इसका है, फिर इसका है, और उसकी बुनियाद पर कंपाइलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। और एसोसिएटिविटी क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह है जिसका प्रायोरिटी जिसमें जो ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी सेम हो तो फिर उसमें हम लेफ़्ट एसोसिएटिव अप्रोच से काम लेंगे। लेकिन यानी इसका मतलब ये है कि हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे और जो भी ऑपरेटर पहले आएगा उसको पहले उसका ऑपरेशन पहले करेंगे, जो बाद में आएंगे उसका ऑपरेशन बाद में करेंगे। अब हम इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि है बेसिक मैथमेटिक्स। यानी इस टॉपिक में हम मैथमेटिक्स का जो बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट है, पावर, स्क्वायर रूट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, राउंडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम C++ में किस तरह अचीव करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि हम प्रैक्टिकली या एक्चुअली हम इसको कोड में किस तरह कर सकते हैं और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस टॉपिक्स को VS कोड में काफ़ी करता हूँ
और वहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ये किस तरह होता है। इससे आप लोगों का प्रीवियस जो हमने थ्योरी पढ़ा उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलो VS कोड में इसको देखते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम C++ में दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं या उसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या उसके दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो हम वो इन मेथड्स के ज़रिए करेंगे। और उसके लिए हम हमारे पास जो प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 4। इसके बाद एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 2। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम एक तीसरा वेरिएबल लेंगे और उसको हम रिज़ल्ट का नाम देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम एडिशन करना चाहते हैं तो हम इन दो वेरिएबल के दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे तो हम इन दो वेरिएबल के दरमियान में स्टेरिक का साइन लगाएंगे। अगर हम डिवीज़न हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे तो इसके लिए हम इन दो वेरिएबल के दरमियान क्या लगाएंगे, इसके दरमियान हम माइनस लगाएंगे। तो मैं सब्ट्रैक्शन आप लोगों को कर देता हूँ। तो अभी इसको एक तरीक़ा ये है कि आप उसको एक दूसरी वेरिएबल में ऐड कर सकते हैं, यानी हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो तीसरी वेरिएबल में हमारे पास स्टोर होगा। और एक तरीक़ा ये है कि हम इसको डायरेक्टली भी डिस्प्ले कर सकते हैं सी आउट के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर सी आउट लिख देता हूँ और इसको a-b कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ ताकि हमारे पास रिज़ल्ट आता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 - 2 आ जाता है, 4 - 2 जिससे हमारे पास 2 आ जाता है। तो इसी तरह ये प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिवीज़न और मॉडुलस के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो हम जब डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास क्वोशंट होता है और एक हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो अगर हम क्वोशंट को मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डिवीज़न का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम रिमाइंडर को मालूम करना चाहते हैं कि अगर हम दो नंबर को एक नंबर को दूसरी नंबर पर डिवाइड करते हैं, उसका डिवीज़न मालूम करते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो क्या है, तो उसके लिए हम कौन से ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारे पास जो परसेंटेज का साइन है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को इसी वेरिएबल्स के साथ देता हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले डिवीज़न करूँगा, यानी मैं क्वोशंट मालूम करना चाहता हूँ। तो मैं इन दो वेरिएबल के दरमियान में डिवीज़न का साइन लगाऊंगा, यानी सिंबल लगाऊंगा जो कि हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश है। यानी अगर हम दो नंबर के दरमियान डिवीज़न करना चाहिए अगर हम दो नंबर के दरमियान डिवीज़न करना चाहते हैं और हम क्वोशंट मालूम करना चाहते हैं तो हम उसके दरमियान में फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर का भी एग्जांपल लेता हूँ। तो इसी तरह मैं सी आउट लिखूँगा और उसमें मैं परसेंटेज का साइन लगाऊँगा, b, और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो हमारे पास एक है 2 और दूसरा है 0। तो अगर हम 4 को 2 पर डिवाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास क्या आता है, क्वोशंट हमारे पास 2 आता है और रिमाइंडर जिस तरह हमें मालूम है कि 4 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर हमें रिमाइंडर मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें क्वोशंट मालूम करना होगा तो हम फिर डिवीज़न का साइन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो हम मैथमेटिक्स में पावर मालूम करते हैं, एक नंबर का पर हम पावर लेते हैं और फिर उसका आंसर हम मालूम करते हैं। इसके साथ हम स्क्वायर रूट लेते हैं। फ्लोटिंग नंबर हमारे पास वो नंबर जिनमें पॉइंट होते हैं उसका राउंडिंग करते हैं। और इसके साथ साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ को भी फाइंड करते हैं। तो इस तरह हम उसको C++ में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं जो हमारे पास C मैथ
जो लाइब्रेरी है इसमें इंक्लूड है, यानी इसमें वो फंक्शंस है जिसको हम यहाँ पर अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम CMath लाइब्रेरी को ऐड करें तो इसके बाद हम इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अपना काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने CMath लाइब्रेरी को ऐड किया है और इसके लिए बाद हम देखते हैं कि हम पावर और स्क्वायर रूट को किस तरह मालूम कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। इसको मैं डायरेक्टली Cout के ज़रिए शो करूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह काम करते हैं। तो पावर, अगर हम एक नंबर का पावर मालूम करना चाहते हैं, यानी उस पर जो पावर है और उसका रिज़ल्ट हम मालूम करना चाहते हैं। सपोज़ ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ 2⁻3, तो इसको मैं C++ में किस तरह मालूम करूँगा। तो इसके लिए मैं POW लिखूँगा, फिर पैरेंथेसिस लगाऊंगा और पैरेंथेसिस के अंदर मैं सबसे पहले उस नंबर को लिखूँगा जिसका हमें पावर मालूम करना है। तो हम यहाँ पर 2 का पावर मालूम करते हैं, जिसमें मैं 2 लिखूँगा और इसके बाद क्या लिखेंगे, वो यानी हम उसका पावर लिखेंगे कि उस पर पावर क्या है। तो यहाँ पर पावर क्या है, 3 है। इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। स्पेलिंग को मैं ठीक कर देता हूँ, पावर। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2⁻3 का जो रिज़ल्ट है, जो हमारे पास 8 है, उसको कैलकुलेट करेगा। तो इसको मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर का पावर, उस पर हम जितना भी पावर ले सकते हैं, यानी किसी भी नंबर का जितना भी हम उस पर पावर ले, उसको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है, जिसको हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि हम SQRT लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम एक नंबर लिखेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट एक ही नंबर की मालूम करते हैं। तो यहाँ पर मैं 36 लिखूँगा। इस यहाँ पर मैं स्पेलिंग को दोबारा ठीक कर देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा और जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, वो 6 है। तो इस तरह हमारे पास ये फंक्शंस काम करते हैं। इसके बाद हम राउंडिंग के फंक्शन को देखेंगे कि अगर हमारे पास एक फ्लोटिंग नंबर है, यानी वो नंबर है जिसमें हमारे पास डेसिमल है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, x = 3.987। इसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ, y = 3.234। तो इस नंबर्स को जब हम राउंड करेंगे, यानी हम अगर चाहते हैं कि हम इसकी जो हमारे पास डेसिमल की राइट साइड पर जो डिजिट्स है, अगर हम इसकी को राउंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें राउंड फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो उसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्टली उसको शो करूँगा, यानी Cout के ज़रिए लिखूँगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल बनाएंगे, सपोज़ करें मैं एंड रिज़ल्ट बनाऊंगा और उसमें अपना राउंड फंक्शन लिखूंगा। राउंड फंक्शन लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम उस वेरिएबल को लिखेंगे जिसमें हमारा वैल्यू स्टोर है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद मैं रिज़ल्ट को Cout करूँगा। तो अब राउंड फंक्शन करता क्या है, ये किस तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, ये कंडीशन को देखता है। अगर हमारे पास नंबर इस तरह है जिसमें डेसिमल के राइट साइड पर डिजिट ऐसे है जो 0.5 से ग्रेटर है, तो ये उसको राउंड करेगा, लेकिन किस चीज़ में, नेक्स्ट नंबर में। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर हमारे पास नेक्स्ट इंटीजर नंबर क्या है, 4 है ना, यानी ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट्स नहीं हो। तो वो कौन सा नंबर है, वो 4 है, 4.0 है। तो ये क्या करेगा, ये इस नंबर को 987 को, ये 987 हमारे पास 0.5 से ग्रेटर है, तो इसको राउंड करेगा किस चीज़ में, 4 में। तो इस नंबर से हमारे पास क्या जाएगा, 4। इसी तरह अगर हम इसमें अप्लाई करें तो यहाँ पर ये कंडीशन देखेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल के राइट साइड पर जो डिजिट्स है वो 0.5 से लेस है, तो फिर ये इसको राउंड करेगा, यानी प्रीवियस जो इंटीजर है यहाँ पर जो हमारे पास 3 है, इसमें राउंड करेगा, यानी हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, इसको मैं दूसरे वाले को मैं डायरेक्ट लिखूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस तरह भी काम करता है राउंड। और इसमें मैं क्या लगाऊंगा, y लगाऊंगा, यानी हम दोनों को चेक करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इंडल देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। तो यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा।
ये देखिए हमारे पास पहले वाले से क्या आ गया, 4 आ गया। ये क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट की राइट साइड पर जो डिजिट्स है वो 0.5 से ग्रेटर है और यहाँ पर 0.5 से स्मॉलर है, तो हमारे पास 3 आ गया। तो राउंड फंक्शन इस तरह काम करते हैं जिस तरह हम मैथमेटिक्स में फ्लोटिंग नंबर को राउंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा एक दो और वर्जन्स है जिसमें हमारे पास है सील और दूसरा है फ्लोर। तो सील क्या करता है, ये हमेशा हमारे पास ये कंडीशन को नहीं देखता, लेकिन जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू को हमेशा नेक्स्ट नंबर यानी जो ग्रेटर नंबर होते हैं, अगर हमें यहाँ इस वेरिएबल को सील अप्लाई करूँ तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास इसको भी 4 बनाएगा। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो इसको भी ये 4 बनाएगा, क्योंकि ये हमेशा वैल्यू को नेक्स्ट यानी जो ग्रेटर वैल्यू होती है, नेक्स्ट इंटीजर होते हैं, उसमें इसको राउंड करते हैं और वो यानी ग्रेटर नंबर में इसको राउंड करते हैं। इस तरह हमारे पास फ्लोर है, तो फ्लोर क्या करते हैं, ये प्रीवियस नंबर में हमेशा जब भी हम फ्लोर लगाएंगे तो अगर डिजिट के यानी पॉइंट्स के राइट साइड पर डिजिट 0.5 से ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये डायरेक्टली उसको प्रीवियस नंबर यानी जो स्मॉलर इंटीजर है उसमें उसको राउंड करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस वेरिएबल को फ्लोर फंक्शन अप्लाई करूँगा तो ये क्या करेगा, ये इससे 3 बनाएगा, और अगर मैं y को भी करूँगा तो ये इससे भी 3 बनाएगा, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं करता, पॉइंट्स के राइट साइड पर जो डिजिट्स होते हैं उस पर ये डिपेंड नहीं करता। जिस तरह हमारे पास मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम मालूम करते हैं, यानी साइन और काज टेंजेंट थीटा को हम मालूम करते हैं, तो हम उसको मालूम कर सकते हैं। इस तरह हम C++ में भी इसको मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम फंक्शंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही हम फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह काम के फंक्शंस क्या है और ये किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना समझे कि हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें आती है, लेकिन ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले में, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना होगा कि हम इन तमाम फंक्शंस को वैल्यू देंगे, लेकिन किस में, रेडियन में। मैथमेटिक्स में हम अगर साइन कॉस थीटा मालूम करते हैं तो हम यूजुअली हमारे पास यूजुअली हम वैल्यू डिग्री में देते हैं, यानी डिग्री का जो यूनिट है उसमें हम वैल्यू को देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू रेडियन में देंगे, यानी हम डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसके को इस फंक्शन में इनपुट करेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सी आउट और साइन थीटा लेता हूँ और इसमें मैं इनपुट करूँगा। अगर हम 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 1.5708 आता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1.5708 को इनपुट करूँ तो ये हमारे पास, हमें पता है कि साइन 90 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये हमें आउटपुट 1 देगा। यहाँ पर इसने आउटपुट 1 दिया। इस तरह हम और फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि काज टेंजेंट थीटा को भी हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम लाग अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसको भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाग लगाएंगे। अगर हम 10 नहीं लगाएंगे तो ये नेचुरल लॉगरिथम होगा, यानी नेचुरल लॉगरिथम का जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो हम इस तरह करेंगे कि हम लाग के साथ 10 नहीं लगाएंगे। और अगर हमारे पास हम बेस 10 की लाग मालूम करना चाहते हैं तो इसके साथ हम यहाँ पर 10 लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लाग 10 लगाया और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा और उसके अंदर जब मैं वैल्यू इनपुट करूँगा तो उसका लॉगरिथमिक रिज़ल्ट मालूम करेगा और हमें शो कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं 100 डालूँगा तो ये मुझे क्या देगा, 2 देगा, क्योंकि लॉग 100 हमें क्या देता है, हमें 2 वैल्यू देता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 10 डालता हूँ तो ये हमें क्या देगा, 1 देगा। यहाँ पर मैंने अगर 1 डाला तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो इस तरह ये तमाम फंक्शंस हमारे पास होते हैं और हम इसको बेसिक मैथमेटिक्स में, यानी हम जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आगे देखेंगे, हमारे पास प्रैक्टिस में हम जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो उसमें हम इन फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं की बुनियाद पर, इन्हीं की इस्तेमाल से हम अपना प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास है रैंडम नंबर। ये मैंने एडिशनल ऐड किया है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एक रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम
पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 4 डिजिट का रैंडम नंबर हो, तो उसके लिए हम इन फंक्शंस को ऐड करेंगे। इस पर हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम में एक पूरा क्वेश्चन है, तो इसको हम वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह काम करते हैं। लेकिन आप सब लोग सिर्फ इस यहाँ पर इतना देखिए कि हमारे पास ये रैंडम नंबर को मालूम करने के लिए हम रैंड और पेरेंथिस लगाएंगे, और इसके साथ एक और है जिसको हम सीड रैंडम कहते हैं। ये हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक दूसरे और हमारे लिए एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। तो ये था हमारे पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो हमें हम ऑपरेटर के ज़रिए इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और इससे हम अपना प्रॉब्लम्स यानी अपना लॉजिक भी बना सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम इसी के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने जितनी भी टॉपिक्स पढ़े, तो उन तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए और उन पर प्रैक्टिस करने के लिए हम ने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं, जिनको हम एक एक करके एक कोड में प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। और हमने जो ऑपरेटर पढ़ा, उसका जो थ्योरी पढ़ा कि वो किस तरह काम करते हैं, उसका डिफरेंट टाइप्स को देखा। हम उन तमाम टाइप्स को और उन कॉन्सेप्ट्स को इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ज़रिए अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलो अपनी VS कोड में इसको एक एक करके देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमारे पास सबसे पहला वाला है कि आप 2 वेरिएबल ले और उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और रिमाइंडर मालूम करें। तो मेरे ख़्याल से इसमें इतना मुश्किल नहीं है, मैं इसको आप लोगों के सामने कर देता हूँ। मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, int a इज़ इक्वल टू 10। मैंने इंटीजर इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास 10 इंटीजर वैल्यू है। इसके बाद मैं इंटीजर b लूँगा, जो हमारे पास क्या स्टोर करता है 3 को, और इसके बाद मैं इनका एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन वगैरह को मालूम करता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली सी आउट यानी डिस्प्ले करूँगा, दूसरी वेरिएबल में स्टोर नहीं करूँगा। तो हम क्या करेंगे, a प्लस b लगाएंगे। इसके बाद हम दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा हम a माइनस b मालूम करेंगे। इसके बाद दोबारा दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम a मल्टीप्लाइड बाई b, फिर दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम a डिवाइड बाई b, फिर दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम a मॉडुलो b, और इसके बाद हम इसको रन कर देते हैं। हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास सबसे पहले 13 आया, फिर 7, फिर 30, फिर तो ये हमारे पास इस तरह क्या है, इसके सबसे पहला इसका एडिशन है, फिर डिफरेंस है, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास डिवीज़न, और सबसे आखिर में हमारे पास इसका रिमाइंडर है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है कि आप एक इंटीजर वेरिएबल ले और उसके बाद एक फ्लोट ले ले और फिर उसको डिवाइड करें और उसके रिज़ल्ट को एनालाइज करें, यानी उसके रिज़ल्ट किस तरह आता है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ, int a इज़ इक्वल टू 4। इसके बाद मैं फ्लोट एक वेरिएबल लेता हूँ, फ्लोट b इक्वल टू 3.0। ठीक है, मैंने इसको लिया। अब मैं इसका डिवीज़न मालूम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सी आउट लिखूँगा और इसका डिवीज़न मालूम करूँगा, a डिवाइड बाई b। तो हम देखते हैं कि इससे क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आ गया 1.333। लेकिन इस प्रैक्टिस हमने जो दूसरी नंबर पर जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखा है, इसका मकसद क्या है, मैं आप लोगों को इसका मकसद बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल ले लूँ और इसमें इसका रिज़ल्ट स्टोर कर लूँ, तो ये इससे क्या आता है, मैं a डिवाइड बाई b कर देता हूँ और फिर उस वेरिएबल रिज़ल्ट को मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या आता है, इसको देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो 0.33 था वो इसने डिस्कार्ड किया, यानी इसने सिर्फ़ और सिर्फ जो इंटीजर पार्ट था उसको डिस्प्ले किया और जो फ्लोटिंग पॉइंट था उसको डिस्कार्ड किया। ये क्यों किया, क्योंकि हमने इसके लिए
जो हमने इसका रिज़ल्ट जिस वेरिएबल में स्टोर किया वो क्या था, वो इंटीजर था। वो सिर्फ इंटीजर पार्ट को स्टोर किया और हमारे पास जो फ्लोटिंग पार्ट था उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो हम यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि अगर हम डिवीज़न करेंगे और उसमें एक भी नंबर हमारे पास फ्लोट हो तो इसका रिज़ल्ट हमेशा हम फ्लोट में स्टोर करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों ही फ्लोट हो तो उसका आंसर भी हम फ्लोट में स्टोर करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर हमारे पास वैल्यू इंटीजर्स है तो उसको हम इंटीजर में स्टोर करेंगे, क्योंकि इन तीनों से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो भी इंटीजर होगा। लेकिन इसके अलावा जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसमें ये ख्याल रखेंगे कि हम अपना रिज़ल्ट फ्लोट में स्टोर करेंगे। इसके बाद हम अपना तीसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, और इसको मैं डायरेक्टली C आउट कर देता हूँ, Ctrl+V। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखा। अब हम यहाँ पर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बात करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसको रन करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस पढ़ा है वो काम करता है या नहीं, या उसकी कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं। तो उसमें सबसे पहले हाई प्रायोरिटी किस चीज़ का था। यहाँ पर हम ऑपरेटर को अगर देखें तो हमारे पास प्लस और माइनस है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। तो उसमें हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का प्रायोरिटी प्लस और माइनस से ग्रेटर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को सबसे पहले देखेंगे, यानी इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की प्रायोरिटी प्लस माइनस से ग्रेटर है तो हम सबसे पहले इन ऑपरेशन को करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है, एक डिवीज़न है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट वी ऑपरेट द डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये सेम प्रेसिडेंस लेवल पर आता है, लेकिन हमने कहा था कि उसको हम किस ज़रिए से सॉल्व करेंगे, उसको हम एसोसिएटिविटी की मदद से सॉल्व करेंगे। तो एसोसिएटिविटी क्या था कि हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे और जो भी ऑपरेटर पहले आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले डिवीज़न आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स का डिवीज़न निकालेंगे जो कि हमारे पास है 2। इसके बाद जो कि हमारे पास है 2, इसके बाद हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस रह गया तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो हम यहाँ पर इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, 2 के साथ। तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम इस 4 के साथ क्या करेंगे, अब हमारे पास 4 आ गया। अब एक्सप्रेशन इस तरह बन गया +0 -4। अब एक्सप्रेशन इस तरह बन गया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम दोबारा एसोसिएटिविटी देखेंगे कि हमारे पास जो पहला ऑपरेटर होगा उसको हम पहले करेंगे और जो लास्ट यानी लेफ़्ट साइड में जो सबसे आखिर होगा उसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 0 4 -4, इसकी हमारे पास क्या आता है 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, वो होगा 0। तो चलो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर 0 आता है या नहीं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये था हमारे पास एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसमें हमने एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर किया। आप लोग भी इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन ख़ुद सॉल्व करें और फिर उसको प्रोग्राम में रन करें ताकि आप लोग को पता चल जाए कि किस तरह काम करता है। आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है एनालाइज द आउटपुट्स ऑफ 3 मॉड्यूलो 2। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी देता हूँ कि
इसमें जो सबसे पहला वाला नंबर है इसको हम यहाँ पर मॉडुलस किस तरह काम करता है, ये जो पहले वाला नंबर है इसको डिवाइड करता है किस चीज़ पर, दूसरे वाले नंबर पर, और इससे जो रिमाइंडर आता है वो हमें दे देता है। तो अगर हमारे पास पहला नंबर ग्रेटर हो और दूसरा नंबर स्मॉलर हो तो ये किस तरह काम करेगा, ये क्या करेंगे, ये सिंपली डिवीजन करेगा और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमें आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें पहला नंबर क्या है वो छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है, यानी जिसको हम डिवाइड करते हैं वो छोटा है और जिस पर डिवाइड करते हैं वो बड़ा है। तो इससे आप लोग फिर इसका डिवीजन नहीं करेंगे, आप लोगों को इससे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अगर पहला नंबर छोटा है और दूसरा बड़ा है तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा वही नंबर आएगा जो छोटा होगा, यानी पहले वाला नंबर हमेशा आएगा। इसके बाद अगर हमारे पास नंबर सेम्स है तो इसका रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास पहला नंबर छोटा है और दूसरा बड़ा है और वो ज़ीरो है तो इससे भी ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास इसी तरह का आ जाएगा। यहाँ पर देखें हमारे पास हमने 3 को 2 पर डिवाइड किया, 2 1s are 2, और जब हमने 3 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये तो सिंपली वही डिवीजन वाला फ़लसफ़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने छोटे नंबर को डिवाइड किया है बड़े नंबर पर, तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास हमेशा वही नंबर आएगा। इस तरह अगर नंबर सेम है तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और अगर नंबर छोटा है और 0 है तो फिर भी वो 0 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ ये क्या है किस तरह काम करता है। यहाँ पर मैं 5 लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैं 7 लगाता हूँ। इसको मैंने चेंज किया लेकिन फिर भी जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो छोटा है और जिस पर डिवाइड करते हैं वो बड़ा है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हम डायरेक्टली इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास 5 आता है। तो इसको हम यहाँ पर रन कर देते हैं और देखते हैं कि आता है या नहीं। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है। तो आप लोगों को मॉडुलस में ये ख्याल करना होगा कि कौन सा नंबर कहाँ पर है और कौन सा बड़ा है और छोटा है, तो इसको आप लोगों को देखना होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखेंगे जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कोड लिखा है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको हम देखते हैं कि किस तरह काम करते हैं। तो इससे मैं कमेंट को हटा देता हूँ। यहाँ पर देखें, इससे हमारे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास इनिशियली ए का वैल्यू क्या है 2 और बी का वैल्यू 3 है। तो मैंने आप लोगों को पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में बताया था कि प्रीफिक्स किस तरह काम करता है कि ये पहले वैल्यू को चेंज कर देता है और उसके बाद ऑपरेशन करता है। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है ना, हमारे पास इंक्रीमेंट का ऑपरेटर वेरिएबल से पहले आया है, तो हमारे पास ये प्रीफिक्स है और इसको हमने एक एक्सप्रेशन में लिखा है या एक ऑपरेशन में लिखा है। तो ये किस तरह काम करेगा, ये सबसे पहले ए का वैल्यू चेंज करेगा और उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेशन है a + b है उसको करेगा। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं ए का इनिशियल वैल्यू क्या है 2 है, तो वो उसको चेंज करेगा, क्या बनाएगा 3 बनाएगा, और 3 के साथ फिर हमारे पास बी का वैल्यू क्या है, वो ऑलरेडी इनिशियली 3 है और हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, किसी किस्म का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया है, तो हम उसको 3 ही लगाएंगे। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आंसर आता है 6। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे वाले को देखते हैं जो कि है पोस्ट फिक्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास ए का वैल्यू अब क्या कंसिडर होगा, इसको भी यहाँ पर ज़रा समझे। ए का इनिशियल वैल्यू क्या था 2 था, लेकिन कंपाइलर इस तरह काम करता है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। तो कंपाइलर जब यहाँ पर पहुँचता है तो वो ए का वैल्यू 2 कंसिडर करेगा, लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया, वो ++ ए हो गया, यानी हमारे पास 2c क्या हो गया 3 हो गया। तो अब कंपाइलर को जब ए यहाँ पर कंपाइलर ए को एनकाउंटर करेगा तो वो ए का वैल्यू 2 नहीं कंसिडर करेगा, वो 3 कंसिडर करेगा, क्योंकि लास्ट जो अपडेटेड वैल्यू ए का है वो क्या है, वो 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद में हम ऑपरेशन क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये क्या है, पोस्ट फिक्स है। तो पोस्ट फिक्स में हमने देखा था कि पहले ऑपरेशन होगा उसके बाद वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास बी की ज़रूरत है और बी को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, पोस्ट फिक्स है। तो यहाँ पर बी का इनिशियल वैल्यू क्या है, वो 3 है, यानी बी का जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है या लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे तो इससे रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन
इस ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास b का वैल्यू क्या होगा, वो चेंज होगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने डिक्रीमेंट लिखा है तो b का वैल्यू क्या है, 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास a का वैल्यू क्या बन गया है, वो है 3 और b का वैल्यू क्या है, वो है 2। इसके बाद हम देखेंगे तीसरे वाले में। तीसरे वाले क्या है कि सबसे पहले दोनों तरफ में मैंने इसमें मैंने प्रीफिक्स को भी इस्तेमाल किया है और पोस्टफिक्स को भी इस्तेमाल किया है। तो इसको हम इस तरह देखेंगे। सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे। यहाँ प्रीफिक्स यानी b की वैल्यू को ऑपरेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। तो हमारे पास b का वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको जब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और इसके बाद हमारे पास a वैल्यू आ जाएगा। लेकिन a का वैल्यू जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो हम लेंगे, लेकिन उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये पोस्टफिक्स है। तो a का लास्ट वैल्यू क्या है, वो 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 लगा रहता हूँ। इससे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इसके बाद जब ये ऑपरेशन हो जाएगा तो हमारे पास पोस्टफिक्स है ना, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या है, वो इंक्रीमेंट है। तो a का इनिशियल वैल्यू 3 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके लास्ट में इसके वैल्यू को एनालाइज करेंगे। तो हमारे पास लास्ट अपडेटेड वैल्यू a का क्या है, a है 4 और b क्या है, b है हमारे पास b का वैल्यू, लास्ट अपडेटेड वैल्यू b का क्या है, वो है 3। तो वो हमारे पास b का वैल्यू क्या है, वो है 3 और a का वैल्यू है 4। तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि इससे ये आता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या था, वो 6 था, फिर उसके बाद b6 था, उसके बाद हमारा आउटपुट -2 था। हमारे पास a का वैल्यू क्या है, 4 है, और b का जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो क्या है, वो 1 है। तो यहाँ पर 1 आ गया है। इसे यहाँ पर मैंने पहले 3 बताया था, लेकिन 2 बताया, लेकिन वो 2 नहीं है, यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ था और हमारे पास b का वैल्यू क्या है, 1 है। आप ख़ुद भी इसको इसी तरह करें जिस तरह मैंने किया, तो आप लोगों को इसका समझ अच्छी तरीके से आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये ख्याल रखना होगा कि प्रीफिक्स में हम पहली वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। और पोस्टफिक्स में हम पहले ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू को चेंज करेंगे। और कंपाइलर किस तरह काम करेगा, वो लास्ट अपडेटेड वैल्यू को कंसिडर करेगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है यूजिंग राउंडिंग फंक्शन पर प्लॉट x एनालाइज द आउटपुट। तो इसको मैं जल्दी यहाँ पर कर देता हूँ। ये इंतहाई सिंपल है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फ्लोट x इज़ इक्वल टू 3.88 और इसको मैं इस पर वही हमने जो राउंडिंग के ऑपरेशन इस्तेमाल किया था उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर मैं क्या लगाऊँगा, x लगाऊँगा। इसी तरह मैं सी आउट करके सील का फंक्शन लगा लेता हूँ x। इसके बाद मैं सी आउट करके फ्लोर का फंक्शन लगा लेता हूँ। और मैं हम इन तमाम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं एंडल बी देता हूँ, ये एंड लाइन देता हूँ ताकि इसमें वाज़ेह तरीके से ये शो हो जाए। तो जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये किस तरह आता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले राउंड ने क्या किया, राउंड ने देखा कि हमारे पास डिजिट्स के राइट साइड पर वैल्यू है वो 0.5 से ग्रेटर है। तो इसने हमारे पास राउंडिंग किस तरह किया, हमारे पास नेक्स्ट जो इंटीजर है उसमें राउंड किया। हमारे पास 3 है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो 4 आता है, तो इसने 4 को यहाँ पर लिखा। इसी तरह हमारे पास सील है। सील क्या करता है, मैंने आप लोगों को बताया, ये हमेशा वैल्यू को नेक्स्ट पर ले जाता है, यानी नेक्स्ट जो ग्रेटर इंटीजर है उस पर ले जाता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन को नहीं देखता, जस्ट इसने क्या किया, इसने 3 को राउंड 3.88 को राउंड करके 4 बना दिया। तो यहाँ पर 4 बना। इस तरह हमारे पास क्या है, फ्लोर है। फ्लोर यहाँ पर नहीं देखता कि ये पॉइंट के राइट साइड पर नंबर 0.5 से ग्रेटर है स्मॉलर है, लेकिन ये हमेशा क्या करेगा, ये हमारे पास प्रीवियस जो स्मॉलर इंटीजर वैल्यू है उसको राउंड करेगा, यानी हमारी नंबर को उसमें राउंड करेगा। तो यहाँ पर इसने 3 में राउंड किया है।
सबसे लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो कि यहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसको थोड़ा समझे। यहाँ पर हमने लिखा है क्रिएट अ प्रोग्राम डेट जनरेट 4 डिजिट्स रैंडम पासवर्ड। तो इसको हम किस तरह करेंगे, इसके लिए मैंने आप लोगों को वही बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि हम रैंड फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली सी आउट करूँगा और रैंड फंक्शन, रैंड RAND रैंडम फंक्शन यानी रैंड फंक्शन को लिखूँगा और इसको मैं सी आउट करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये हमें एक रैंडम नंबर देगा, ये 41 हमें देता है। लेकिन जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें हमेशा क्या देगा, वो हमें 41 देगा। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को यानी हम इस फाइल को या हमारे जो आईडी है उसको बंद करेंगे, यानी इसको ख़त्म करेंगे और दोबारा इसको खोलेंगे और दूसरे तो ये हमें दूसरा नंबर देगा। लेकिन हमें चाहिए कि हमें 4 डिजिट नंबर हो और वो क्या हो, रैंडम पासवर्ड। जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हमें एक रैंडम नंबर देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रैंड का जो यानी ये जहाँ से ये नंबर लेता है उसको चेंज करना होगा। तो उसको चेंज करने के लिए हम एक दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि है sRand। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो रैंडम फंक्शन है उसकी इनिशियल पॉइंट को चेंज कर देता है। लेकिन इस भी हमेशा एक ही नंबर इनिशियल पॉइंट को उठाते हैं। लेकिन इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ एक ट्रिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हम अगर सिस्टम से यानी हमारे जो कंप्यूटर का टाइम है उससे हम सेकंड्स उठाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टाइम लिखेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। तो अब ये प्रोग्राम किस तरह काम करेगा, अब हमारे सिस्टम में टाइम बार बार चेंज होता है। यहाँ पर ये टाइम का फंक्शन क्यों काम नहीं करता, क्योंकि इसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी को ऐड करना होगा और वो क्या है, सी टाइम। तो जैसे ही मैं सी टाइम को ऐड करूँगा तो हमारे पास ये टाइम का फंक्शन काम करेगा। टाइम का जो ये फंक्शन है किस तरह काम करता है, ये हमारे सिस्टम से टाइम हमारे सिस्टम में जो टाइम है उसको तमाम यानी मिनट्स है, आवर है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर कर देता है। तो अब हमारे पास टाइम 0 क्या करता है, ये हमारे सिस्टम का जो टाइम है उसका तमाम सेकंड्स होल्ड करते हैं। यानी जिस वो चेंज होता है लेकिन उसको होल्ड कर देता है। तो वो क्या करता है, वो उस सेकंड्स को यहाँ पर लाता है और इसके साथ रैंड क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है जिससे इस रैंड जब चेंज होगा तो क्या होगा, वो रैंडम को भी चेंज कर देता है। वो रैंडम मैंने आप लोगों को बताया कि रैंडम के लिए इनिशियल पॉइंट ये डिसाइड करता है। तो जब ये चेंज होगा किसकी वजह से, टाइम चेंज की वजह से, तो हमारे पास रैंडम भी चेंज होगा। तो अब हम देखते हैं कि इससे क्या आता है। यहाँ पर देखिए जब मैंने इसको पहले रन किया तो इससे 156 आ गया। जब मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ तो हमारे पास 17186 आ गया। इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ। जिस तरह हम इसको जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमें एक रैंडम नंबर देगा। हमारे पास 17250 आएगा और ये एक दूसरे के नज़दीक क्यों है, क्योंकि हमने इसको टाइम के साथ बाउंड किया है। लेकिन टाइम में एक सेकंड का चेंज आ जाता है जिससे हमारे पास नंबर थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी नंबर रैंडम हो जाता है। अब हमने 4 का जिक्र किया है, तो अगर हम हमारे पास ये कितनी नंबर है, हमारे पास ये 5 नंबर है। अगर हम इससे एक हटाना चाहेंगे लेकिन हमें 4 की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ पर 10 लगाएंगे तो ये हमें जितनी ज़ीरोज़ होगी उतना ही हमें नंबर देगा। यहाँ पर 0 कितना है, 1 है, तो ये हमें एक रैंडम नंबर देगा। यहाँ पर देखें 5 है। अब जब मैं दोबारा रन कर देता हूँ तो ये 8 आ जाएगा। अब जब मैं दोबारा रन कर देता हूँ तो ये चेंज होता जाएगा, दोबारा 5 आ गया। जब मैं दोबारा रन कर देता हूँ तो ये चेंज होता जाएगा। इसको मैं और कर देता हूँ, ये 4 आ गया। तो ये हमें एक रैंडम नंबर देता है। लेकिन जब मैं इस ज़ीरोज़ को बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ, तो अब हमें 4 डिजिट रैंडम नंबर देगा। यहाँ पर देखें ये हमें 77440 दिया है। अब जब मैं इसको कट कर देता हूँ, दोबारा रन कर देता हूँ, तो ये हमें दूसरा रैंडम देगा जो कि 4 डिजिट नंबर का होगा। तो ये था हमारा
प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखी और उसके ज़रिए हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ऑपरेटर्स को पढ़ा कि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं। इसके बाद हमने ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स देखे और प्रैक्टिकली कोड में उसको सॉल्व भी किया और उस पर काम भी किया, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ऑपरेटर सी प्लस प्लस में किस तरह काम करते हैं। इसके बाद हमने उस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से बिल्ड करने के लिए उसको सॉल्व किया। इसके बाद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको सॉल्व करके अपना ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।